तो जावा कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर में दो टूल को डाउनलोड करना होगा ताकि आप अपने कंप्यूटर में काफ़ी बेटर तरीके से जावा कोड लिख भी सकें और उसको रन भी कर सकें। तो फटाफट से अपने ब्राउजर को कर लीजिए ओपन और यहाँ पे सर्च करिए JDK और नए टैब में सर्च करिए इंटेलिजेंट आइडिया फॉर जावा। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है इंटेलिजेंट आइडिया फॉर जावा। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आ रहा है oracle.com का, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसी तरीके से इंटेलिजेंट आइडिया में जो jetbrains.com का ऑफिशियल लिंक आ रहा है उस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, सिंपली सा इस बटन पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद जो इसका कम्युनिटी एडिशन है इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। कम्युनिटी एडिशन फ्री है, अगर आपको अल्टीमेट डाउनलोड करना है जो कि पेड है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर रखा है, तो इसको करते हैं कैंसिल। उसके बाद फिर से कैंसिल, देन यहाँ पे JDK पे चलते हैं। तो JDK डाउनलोड करने के लिए सिंपली से आपको JDK डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे हम विंडो इंटू 64 इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस चेक बॉक्स को चेक करके सिंपली से डाउनलोड JDK बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका JDK रहेगा वो भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर को आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको ओपन कर लेना है इंटेलिजेंट आइडिया फॉर जावा जो भी आपने डाउनलोड किया था। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ पे जो भी हमारा प्रोजेक्ट रहेगा उसको हम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली सा हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारा प्रोजेक्ट SDK रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट SDK अगर आपके में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सिंपली से आपको ऐड JDK पे क्लिक करना है। उसके बाद C ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम फाइल्स मिलेगा, उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जावा के फोल्डर में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे JDK मिल जाएगा जो कि जस्ट आपने अभी डाउनलोड किया था JDK, वही का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसी को सिलेक्ट करके सिंपली सा ओके प्रेस कर देना है। तो जो भी आपका यहाँ पे SDK रहेगा वो आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली सा नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। देन फिर से नेक्स्ट, देन यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूट्यूब जावा जावा जावा। उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं G ड्राइव में। उसके बाद जो हमारा जावा का फोल्डर है इसके अंदर चलते हैं और ओके प्रेस करते हैं और इसके अंदर हम इसी नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फिर से तो पेस्ट करते हैं, तो इसी नाम से जो भी हमारा फोल्डर था वो क्रिएट हो जाएगा। तो फिनिश पे करते हैं और क्रिएट बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुली हमारे इंटेलिजेंट आइडिया में ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो टिप्स है, टिप्स ऑफ द डे, इसको करते हैं क्लोज। उसके बाद जो SRC है, SRC के अंदर ही हमें कंप्लीट अपना कोड लिखना होता है। जितना भी जावा फाइल क्रिएट करना है हम इसी SRC फोल्डर के अंदर ही क्रिएट करेंगे। उसके बाद सिंपली से आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जो न्यू का है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे। पैकेज एक फोल्डर होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो भी फोल्डर होता है, म्यूजिक का फोल्डर, सब कुछ एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। तो यही सिंपल सा एक फोल्डर है। हम SRC के फोल्डर में एक और फोल्डर बना रहे हैं ताकि हम अपने सभी जावा क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर सकें। तो सिंपली से हम यहाँ पे बेसिक नाम से एक पैकेज को क्रिएट करेंगे और इस पैकेज के अंदर हम एक जावा क्लास को क्रिएट करेंगे। जावा क्लास क्यों? क्योंकि जावा में अगर हमें कोई भी कोड करना है, एक भी लाइन अगर का मतलब कि एक भी लाइन का अगर कोड लिखना है जावा में, तो सबसे पहले हमें एक क्लास बनाना होगा और जितना भी कोड होगा, जितने भी मेथड, जितने भी कोड होंगे, हमें उसी क्लास के अंदर ही लिखना होता है। क्योंकि जावा में सब कुछ क्लास ही होता है, तो सारा कोड हम क्लास के अंदर ही लिखते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे कोड लिखने से पहले एक क्लास को क्रिएट करना होता है। तो सिंपली सा यहाँ पे हम जावा क्लास को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपने क्लास का नाम देंगे। तो नाम देते हैं बेसिक। तो यहाँ पे जो भी हमारा क्लास था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चल सके। तो यहाँ पे जो भी सिंटैक्स है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पैकेज और बेसिक। तो पैकेज का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम किस फोल्डर के अंदर हैं फिलहाल। ये जो बेसिक नाम का हमने जस्ट पैकेज क्रिएट किया था वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि हम बेसिक नाम के पैकेज के अंदर हैं। पैकेज एक कीवर्ड है जो कि ये बताता है कि हम किस पैकेज के अंदर हैं अभी। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पब्लिक क्लास, उसके बाद हमारे क्लास का नाम। तो पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जो कि ये डिफाइन करेगा कि इसके अंदर का लिखा गया कोड हम कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। अगर पब्लिक रहेगा तो इसको हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि इस SRC फोल्डर के अंदर कोई भी कितना भी पैकेज क्रिएट कर लें वहाँ पर उसको हम कहीं पर भी ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद और भी एक्सेस मॉडिफायर आते हैं जिनको अभी हम आगे समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास कीवर्ड का यूज हुआ है। क्लास कीवर्ड तब यूज किया जाता है जब हमें नया क्लास क्रिएट करना होता है। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक नाम का एक क्लास क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन है और क्लोज है।
तो इसी कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज के अंदर ही हम अपना सारा का सारा कोड लिखेंगे। अगर इसके बाहर कोई भी कोड लिखते हैं तो सारी चीज़ें हमें एरर दिखेंगी, मतलब कि वो सारा चीज़ हमें एज अ एरर शो करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस ओपन है और क्लोज है इसके अंदर एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं। मेन मेथड क्या होता है कि जो मेन मेथड है इसके अंदर कोई भी कोड लिखेंगे अगर तो वो हमारा रन किया जाएगा। मेन मेथड के अंदर कोई भी कोड अगर हम लिखेंगे तो उसको एक्सिक्यूट किया जाता है, मतलब कि रन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा मेथड बना के उसके अंदर कोई भी कोड लिखें तो वो रन नहीं होगा जब तक उस मेथड को हम मेन मेथड में मतलब कि मेन मेथड में कॉल ना करें। तो अगर ये सारी चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे तो अभी आप छोड़ दीजिए, अभी आप मत समझिए, आगे ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इस मेन मेथड में हमने यूज किया है पब्लिक, उसके बाद यहाँ पे यूज किया है स्टैटिक, उसके बाद वाइड है, उसके बाद यहाँ पे मेन है। पब्लिक वही हमारा एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक जो कि ये डिफाइन करेगा कि जो हमारा मेन मेथड है वो हमारी इसी क्लास से बिलोंग करता है। उसके बाद यहाँ पे जो वाइड है वो एक रिटर्न टाइप है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अगर हम वाइड का यूज करेंगे तो जो भी हमारा मेथड रहेगा वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो मेन लिखा हुआ है ये हमारे मेथड का नाम है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करना होता है जो कि स्ट्रिंग का एरे टाइप होता है। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और क्लोज किया। अब इसी के अंदर हम जो भी मैसेज लिखेंगे, जो भी कोड लिखेंगे, वो सारा चीज़ हमारा रन किया जाएगा, वो सारा कोड हमारा एक्सिक्यूट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं जो कि होगा हेलो वर्ल्ड का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं शाउट। शाउट हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का शॉर्ट फॉर्म है। तो सिंपली सर इसको इतना लिखने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इतना कोड क्या करेगा, ये बेसिकली करता ये है कि जो भी इसके अंदर हम पास करते हैं, जो भी इसके अंदर हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए हमें कोई नंबर 10, हमने 10 लिख दिया। अब ये क्या करेगा, इतना जो भी कोड हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या करेगा, इस 10 को हमें आउटपुट पर दिखाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करता है बेसिकली हमारा कि इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारे आउटपुट पर शो होता है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रिंट एलन है, एलन का मतलब होता है न्यू लाइन। अगर हम एलन का यूज नहीं करेंगे तब पर भी हमारा मैसेज प्रिंट होगा बट सेम लाइन में हमेशा प्रिंट किया जाएगा। अगर मान लीजिए यही 10 10 हम फिर से डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे 15 लिख देते हैं, उसके बाद इसको अगर हम रन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस रन बटन पर क्लिक करते हैं तो जो भी हमारा ये आउटपुट रहेगा ये शो करेगा 10 और 15। तो यहाँ पे 10 और 15 एक ही लाइन में आया, 10 और 15 दोनों एक ही लाइन में आया। अगर यही हम यहाँ पे एलन का यूज करेंगे, एलन का यूज कर लिया प्रिंट के बाद, तो ये क्या होगा कि दोनों मैसेज मतलब कि दोनों नंबर नए नए लाइन पर प्रिंट किया जाएगा। तो सिंपली इसको फिर से रन करते हैं हम। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा 10 और 15 था दोनों एक नए नए लाइन पे प्रिंट किए गए हैं। इसी तरीके से अगर आपको सेम लाइन पे कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो आपको एलन का यूज नहीं करना है। अगर नए लाइन पे प्रिंट करना है तो सिंपली से आपको एलन को लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं जो कि होगा हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम 10 को हटाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं डबल कोट। अगर आपको किसी का नाम, किसी का एड्रेस या फिर कोई भी टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करना हो तो उसको आपको यहाँ पे डबल कोट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। डबल कोट के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट, एड्रेस, किसी का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। उसके बाद इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारा ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था सक्सेसफुली रन होगा और यहाँ पे हमारे आउटपुट पर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड लिखा। तो इसी तरीके से इसके अंदर हम कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको नंबर प्रिंट करना हो तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट दिखाया था कि हमें नंबर डायरेक्ट लिखना पड़ता है, कोई भी यहाँ पे कोट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर कोई टेक्स्ट प्रिंट करना हो तो हमें डबल कोट लगाने की ज़रूरत होती है। अब इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर मतलब कि प्रिंट करना हो या फिर स्टोर करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए हम सिंगल कोट का यूज करते हैं। सिंगल कोट हम लगाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं ए। तो इसको फिर से हम रन करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा ए था ये सक्सेसफुली रन हुआ और यहाँ पे हमारे आउटपुट पर आ गया है। तो आप इसी तरीके से कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नंबर को प्रिंट कर सकते हैं अपने जावा क्लास के अंदर, मतलब कि जावा फाइल के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे आगे समझते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल बनाना सीखते हैं।
तो वेरिएबल बनाने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एक हमारे डेटा का कंटेनर होता है। वेरिएबल हमारे डेटा का कंटेनर होता है। जैसे मान लीजिए हमें जावा में किसी का नाम रखना हो, किसी का नाम, मतलब कि मान लीजिए हमारा एक नाम है, शौर्य हमारा नाम है, उसको हमें कहीं पर स्टोर करके जावा में रखना है जिसको हम कहीं पर भी यूज कर सकें बाद में। तो उसके लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। वेरिएबल्स हमारे डेटा का कंटेनर होता है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल, आप अपने घर में अगर चावल लाते हैं, चावल अगर मार्केट से लाएं तो उसको सबसे पहले एक कंटेनर में रखते हैं। जो भी चावल होता है उसको एक कंटेनर में रखते हैं ताकि जो भी आपका चावल है इधर उधर बिखर ना जाए। उसको आप एक कंटेनर में रख लेते हैं। उसके बाद कहीं पर भी अगर आपको रखना होता है तो उस कंटेनर के साथ ही रख देते हैं। उसके बाद अगर आपको चावल की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसी कंटेनर को उठाते हैं, देन उसके अंदर से जो भी चावल होता है उसको निकाल देते हैं। तो एग्जैक्ट हमारा वेरिएबल भी इसी टाइप से है, इसी तरीके से हमारा वेरिएबल भी है। हम सिंपली सा एक वेरिएबल मतलब कि एक कंटेनर को क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे किसी का नाम हो, किसी का नंबर हो या फिर किसी का एड्रेस, मतलब कोई भी डेटा टाइप उसके अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो वेरिएबल क्या करेगा, बेसिकली उस डेटा को स्टोर करके रखेगा। अब हमें कहीं पर भी उस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो उसी वेरिएबल को हम एक्सेस करेंगे। देन यहाँ पे वेरिएबल एक और काम करता है कि उस डेटा को हम कभी भी चेंज भी कर सकते हैं। मतलब कि जो हमने कंटेनर अभी चावल के लिए यूज किया था, अब उस कंटेनर में हम कभी भी कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब चावल को निकाल के फिर से दोबारा उसके अंदर कोई दूसरा भी चीज़ उसके अंदर रख सकते हैं। तो वही ऐसे ही हमारा वेरिएबल भी है, उसके अंदर हम कुछ भी रख भी सकते हैं, चाहे उसको निकाल कर फिर से कोई दूसरा चीज़ भी रख सकते हैं। तो बनाते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल और प्रिंट करते हैं उसको। तो जावा में वेरिएबल बनाने से पहले हमें यहाँ पे उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। मतलब कि जो भी हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का है, उसका डेटा किस टाइप का है, उसके अंदर जो हम डेटा रखना चाहते हैं वो किस टाइप का है। ठीक, तो अगर हमें किसी का नाम स्टोर करके रखना हो, किसी का बड़ा सा नाम स्टोर करके रखना हो, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा यूज करते हैं। स्ट्रिंग एक क्लास है जिसके अंदर हम कोई भी बड़े से बड़ा टेक्स्ट स्टोर करके रख सकते हैं। तो सिंपली से हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि जो आपका कंटेनर है उसका नाम क्या है, जो कंटेनर है उसका नाम क्या है, मतलब कि हमारे वेरिएबल का क्या नाम है। तो सिंपली से हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, हमारे वेरिएबल का नाम नेम है। उसके बाद हमें लगाना पड़ता है इक्वल, नेम इक्वल। देन यहाँ पे हमें डबल कोट, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का टेक्स्ट या फिर किसी का नाम प्रिंट करना हो या फिर स्टोर करना हो तो हमें डबल कोट के अंदर ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम नेम लिखते हैं चीकू एआई हम लिख देते हैं इसके अंदर, जो कि हमारे चैनल का नाम है। उसके बाद अब हमें लास्ट में बताना पड़ता है कि ये जो लाइन है, जो एक कोड का लाइन है वो अब ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हमें कोई दूसरा कोड लिखना है, अब ये लाइन ख़त्म हो चुकी है। तो जावा को बताने के लिए सिंपली से हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं ताकि जावा भी समझ सके कि जो भी हमने यहाँ पे कोड लिखा है वो अब इतना ही है, अब इसके बाद से कोई दूसरा कोड लिखा जाएगा। तो सिंपली से उसके लिए हम यहाँ पे सेमीकोलन का यूज करते हैं। तो सेमीकोलन आप हमेशा याद रखें कि सेमीकोलन आपको लाइन टर्मिनेट करते टाइम यूज करना ही होता है। आप कोई भी कोड लिख रहे हैं, अगर आपका जो भी कोड है वो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद से आप दूसरा कोड लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे टर्मिनेट करने के लिए हमें सेमीकोलन का यूज करना पड़ता है। अब चलते हैं आगे और इसको प्रिंट करते हैं। तो सेम वही हम स्टाउट का यूज करेंगे, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करेंगे। अब इसके अंदर हमें इस नाम को प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इस नाम को डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अगर इस नाम की कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है तो डायरेक्ट हम इस कंटेनर को कॉल करेंगे, इस कंटेनर को ले आएंगे, उसके अंदर का चावल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मतलब कि उसके अंदर का जो भी हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा। तो सिंपली से हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, जो कि हमारे कंटेनर का नाम है, हमारे वेरिएबल का नाम है। अब ये जो चीकू एआई है ये बेसिकली हमारा प्रिंट कर दिया जाएगा आउटपुट पर। तो इसको हम रन करते हैं, इसको यहाँ पे 1 मिनट डिबग ऑन हो गया, तो इसको हम रन करते हैं और यहाँ पे बिल्ड को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि रन होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा चीकू एआई इसके अंदर स्टोर था वो सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो चुका है। तो इसी तरीके से हम कोई भी वेरिएबल बना के उसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर कर प्रिंट करते हैं या फिर कहीं पर भी कितनी बार भी उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक बार और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं और इसके अंदर फिर से नेम ही को ही कॉल करते हैं। तो अब क्या होगा कि जो भी हमारा नेम था वो 2 बार प्रिंट किया जाएगा, पहले यहाँ पर प्रिंट किया जाएगा फिर से यहाँ पर प्रिंट किया जाएगा। तो उसको फिर से रन करके हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो जो भी हमारा कोड था वो सक्सेसफुली रन हुआ और हमारे यहाँ पर आउटपुट पर शो हो गया और जो भी हमारा नाम था वो 2 बार हमारे आउटपुट पर आ गया है।
तो इसी तरीके से हमारा जो भी वेरिएबल रहता है इसी तरीके से काम करता है। इसके अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं या फिर कोई भी डेटा उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो चीकू एआई है इसको हटा के हम कोई दूसरा नाम स्टोर करना चाहते हैं इस नेम वेरिएबल के अंदर, इस नेम कंटेनर के अंदर हम कोई दूसरा नाम स्टोर करना चाहते हैं। तो सिंपली सा उसके नीचे आएंगे और कंटेनर को बुलाएंगे। अब इसमें बताएंगे कि जो आपका इक्वल ये चीकू एआई था, अब वो चीकू एआई नहीं है, अब आपका इक्वल मतलब आपके अंदर है शौर्य। अब ये जो चीकू एआई था अब ये आपके अंदर नहीं है, अब इस समय है शौर्य। अब अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो चीकू एआई को न प्रिंट करके बल्कि शौर्य को प्रिंट करेगा, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर पहले हमने चीकू एआई रखा था, फिर इसको हटाकर हमने लिख दिया शौर्य। तो जो भी हमारा आउटपुट था वो आ चुका है और यहाँ पे जो भी हमने नाम अभी जस्ट चेंज किया वो सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है। तो इसी तरीके से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज की जाती है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं डेटा टाइप्स कि कौन कौन से डेटा और किस तरीके से हम कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं अपने जावा में। जावा में दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, पहला प्रिमिटिव, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। तो यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, तो सबसे पहले इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे है बाइट, जो कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकता है -128 से लेकर 127 तक। इसी तरीके से शॉर्ट है जो -32768 से लेकर 32767 तक की कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकता है। इसी तरीके से इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है। फ्लोट और डबल थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि अगर हमें मान लीजिए पॉइंट वैल्यू स्टोर करनी हो, जैसे कि 0.567, 5.678 ऐसे करके कोई भी पॉइंट वैल्यू स्टोर करनी हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट और डबल का। फ्लोट और डबल में एक और डिफरेंट है, अगर हम फ्लोट का यूज करेंगे तो वहाँ पे हम पॉइंट के बाद 6 से लेकर 7 डिजिट को लिख सकते हैं। उसके बाद जो डबल है उसमें हम पॉइंट के बाद टोटल 15 डिजिट्स को लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे है बुलियन और कैर। बुलियन सिर्फ दो ही तरीके का डेटा स्टोर कर सकता है, या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है सिर्फ, जैसे हमारे कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है कैर कीवर्ड। तो आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप के बारे में समझते हैं जो सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड ऐप बनाते टाइम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है इंट। इंट के अंदर हम कोई भी नंबर स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके कोई भी नंबर इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अंदर हम पॉइंट वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कि 5.99 नीचे दिया गया है फ्लोट डेटा टाइप में। तो ये सारी चीज़ें हम इंट में स्टोर नहीं कर सकते। इंट में कोई हम नॉर्मल नंबर स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद इंट में हम एकदम बड़ी वैल्यू स्टोर करके भी नहीं रख सकते, जैसे किसी का फ़ोन नंबर स्टोर करके रखना हो तो सारी चीज़ें हम इंट में स्टोर करके नहीं रख सकते। इंट में हम ज़्यादातर उन्हीं नंबर को स्टोर करके रखते हैं जिनमें हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे कि एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो। ये सारी चीज़ें जब भी करनी हो तब हम न्यूमेरिक डेटा टाइप का यूज करते हैं। नहीं तो अगर नॉर्मल किसी का फ़ोन नंबर हो या फिर बड़ा बड़ा कोई भी नंबर हो जिस पे हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करनी होती है, उसको हम सबसे ज़्यादा स्ट्रिंग के अंदर रखते हैं। स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम बड़ी से बड़ी कोई भी टेक्स्ट स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं फ्लोट। फ्लोट वही सेम चीज़ जिसके अंदर हम कोई भी पॉइंट वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि 5.99 है। उसके बाद यहाँ पे फ्लोट में एक रूल है, अगर आपने कोई भी डेटा इसके अंदर मतलब कि कोई भी पॉइंट वैल्यू स्टोर करके रख ली, उसके जस्ट बाद एकदम लास्ट में आपको f लगाने की जरूरत होती है। इसी तरीके से हमारा डबल भी है। डबल में भी आपको एकदम लास्ट में जो भी डेटा नंबर स्टोर करना हो उसके लास्ट में d लगाने की जरूरत होती है। उसके बाद यहाँ पे कैर है जो सबसे ज़्यादा हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में यूज होता है। कैर में हम एक सिंगल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से बुलियन है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आता है स्ट्रिंग, जो सबसे ज़्यादा हमारे एंड्रॉइड ऐप बनाते टाइम यूज किया जाता है। जैसे हम अगर एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं उसमें कोई भी हमें टेक्स्ट स्टोर करके रखना हो, किसी का नाम, किसी का एड्रेस, या फिर हमारे एप्लीकेशन में ही कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनको अगर हमें स्टोर करके रखने की जरूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर सब चीज़ों के लिए हम स्ट्रिंग का ही यूज करते हैं। स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रिंग जो होता है एक क्लास होता है हमारे जावा में। स्ट्रिंग एक क्लास है, इसके अंदर हम कोई भी बड़े से बड़ा टेक्स्ट को स्टोर करके बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इन सभी डेटा टाइप का एक एक एग्जाम्पल लाइव देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा इंटेलिजेंट आइडिया था इसको हमने ओपन करके रखा हुआ है। तो जो भी डेटा टाइप है उसको बताने के लिए हम यहाँ पे एक फिर से नया क्लास बना लेते हैं ताकि सारा चीज़ हमारा ऑर्गेनाइज्ड रहे। तो हम यहाँ पे फिर से जो बेसिक है उस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारा जावा क्लास का ऑप्शन आ रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम डेटा टाइप नाम से एक क्लास को क्रिएट करते हैं।
डेटा टाइप्स। उसके बाद एंटर करते हैं तो जो भी हमारा क्लास था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसके बाद इसके अंदर मेन मेथड को बना लेते हैं ताकि हम इसके अंदर का जो भी कोड है उसको एक्सिक्यूट कर सकें। तो मेन मेथड भी हमने बना लिया। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करते हैं बाइट। जैसे मान लीजिए -128 से लेकर 127 तक की कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है तो हम बाइट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। सिंपली से आपको लिखना है डेटा टाइप, जो भी डेटा स्टोर करना है उस तरह मतलब कि उस डेटा का डेटा टाइप क्या है उसको बताना होता है। उसके बाद यहाँ पे हम अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जिस वेरिएबल में हमें उस डेटा को स्टोर करके रखना हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नम। उसके बाद इक्वल लगाते हैं, देन जो भी हमें नंबर स्टोर करना है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि हम लिखते हैं 50, तो इसके अंदर हम -128 से लेकर 127 तक की कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे अगर हम 127 के बाद कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू उसके अंदर स्टोर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 130 इसके अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें एक एरर दिखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे रेड लाइन हमें यहाँ पे आ चुकी है, मतलब कि आप जो डेटा टाइप इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं वो बाइट का नहीं है। बाइट में हम सिर्फ और सिर्फ 127 तक की ही वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको 100, तो यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिला और सक्सेसफुली स्टोर हो गया। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिखेंगे शाउट और उसके अंदर जो नम था उसको इसके अंदर लिख देंगे और इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली रन हुआ और यहाँ पे हमारे आउटपुट पर आ चुका है 100। तो इसी तरीके से और भी डेटा टाइप थे, जैसे कि बाइट था, शॉर्ट था, इंट था, लॉन्ग था। लॉन्ग में सबसे बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो सिंपल से आपको इस डेटा टाइप का जो भी नाम है इसको बस चेंज करना है, चाहे इंट स्टोर करना हो, चाहे बाइट, चाहे शॉर्ट, चाहे लॉन्ग। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे इंट स्टोर करना हो तो सिंपल से हम इसको कर देंगे इंट। उसके बाद इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अब बड़ी से बड़ी भी रख सकते हैं। नॉर्मल जितनी बड़ी हम यूज करते हैं उतना बड़ा तो इसके अंदर हम स्टोर करके रख ही सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इतना बड़ा डेटा, मतलब कि इतना बड़ा नंबर इसके अंदर स्टोर करके रख लिया, तो सिंपली से अब इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम सारे डेटा टाइप को लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले इसको बाइट रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंट का एक अलग बनाते हैं, इंट यहाँ पे लिखते हैं नंबर इज इक्वल टू, इसके अंदर कोई बड़ी नंबर स्टोर करके रख लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास था एक फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल में हम पॉइंट वैल्यू को स्टोर करके रखते थे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा फ्लोट, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट इज इक्वल टू, इसके अंदर हम पॉइंट वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि 5.745। उसके बाद हमें सेमीकोलन यहाँ से टर्मिनेट कर देना है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपने लिखा है वो अभी रॉन्ग है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी हमारा नंबर होता है, जो भी पॉइंट वैल्यू होती है, उसके जस्ट बाद जिस भी डेटा टाइप का यूज करें, चाहे फ्लोट हो चाहे डबल, उसके जस्ट बाद हमें यहाँ पे एफ यूज करने की जरूरत पड़ती है। अगर फ्लोट है तो एफ, अगर डबल है तो डी। तो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा था वो सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ पे डबल को भी लिख लेते हैं, डबल डी बी इज इक्वल टू 47 पॉइंट इतना इतना इतना। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे डी लिख के सेमीकोलन लगा देते हैं। तो जो भी हमारा डेटा था वो सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। तो इन सबको एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम शाउट का यूज फिर से करेंगे। तो सबसे पहले नम है तो नम को हम एकदम ऊपर ही रखते हैं, नम हुआ। उसके बाद यहाँ पर हम रखते हैं नंबर, दूसरा था हमारा नंबर, नल नहीं नंबर था। उसके बाद इसी को हम कॉपी पेस्ट फटाफट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर है पॉइंट्स, तो पॉइंट्स को लिख लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पर हमारा डीबी। तो इन चारों को हमने यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंटिंग के लिए लिख दिया है। अब इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा था, जितना भी डेटा हमने स्टोर करके, जितना भी डेटा को हमने प्रिंट किया, वो सक्सेसफुली हमारे आउटपुट पर आ गया। तो इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करना है आपको, तो आप बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग कोई भी डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोई पॉइंट वैल्यू स्टोर करनी है तो फ्लोट और डबल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं और बुलियन वैल्यू को देखते हैं। तो इन सबको हम कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम कमेंट के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि कमेंट क्या होता है, मान लीजिए इस लाइन को हमें प्रिंट नहीं करना हो, ये जो नम है जिसकी वैल्यू 100 है, इस लाइन को हमें प्रिंट नहीं करना हो, बस हमने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया है, बट हम नहीं चाहते हैं कि ये लाइन प्रिंट हो और ना ही एक्सिक्यूट किया जाए। तो उसके लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। जावा में अगर कोई भी ऐसा टेक्स्ट, कोई भी ऐसा कोड हमें लिख के रखना है जिसे हम एक्सिक्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपल सा उस टेक्स्ट या फिर उस कोड को कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए सिंपली सा हमें यहाँ पे स्लैश स्लैश का यूज करना पड़ता है। अगर एक लाइन कमेंट करनी है तो सिंपल सा हम स्लैश स्लैश का यूज करते हैं। अगर मल्टीपल लाइन यूज करना है, मतलब कि मल्टीपल लाइन कमेंट करना है, जैसे कि जितना भी ये आउटपुट है इन सबको हमें कमेंट करना है, तो सिंपल सा हम यूज करेंगे स्लैश। उसके बाद यहाँ पे लगाना है स्टार, देन इसके लास्ट में आपको लगाना है फिर से स्टार और स्लैश।
यहाँ से हमने स्लैश स्टार को ओपन किया और यहाँ तक हमने इसको स्टार स्लैश से क्लोज किया। मतलब अब इसके अंदर जितना भी कोड लिखेंगे, जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे, वो सारा कमेंट रहेगा और अब वो एक्सिक्यूट नहीं किया जाएगा। इसको रन करके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो कोड है वो रन होता है कि नहीं रन होता। तो इसको हमने रन किया और हमारे आउटपुट पर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इन सभी लाइन को, मतलब कि इन सभी कोड को हमने कमेंट कर दिया। तो कमेंट किया गया कोई भी कोड, कोई भी टेक्स्ट रन नहीं किया जाता। तो यहाँ पे इन सबको हमने कमेंट कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम एक बुलियन डेटा टाइप जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर किया जा सकता है, तो उसको यूज करते हैं। तो सिंपली सा उसके लिए लिखना है आपको बुलियन। उसके बाद यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं चेक। उसके बाद इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ट्रू या फिर फॉल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो ट्रू है उसको स्टोर करके रखते हैं और इसको हम प्रिंट करते हैं। तो साउट करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, जो चेक वेरिएबल है इसको कॉल कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम रन करते हैं। रन का बटन है, उस पर क्लिक करके इसको हमने रन किया। तो यहाँ पे जो भी हमारा प्रोग्राम था वो सक्सेसफुली रन हुआ और हमारे आउटपुट पर यहाँ पे ट्रू आ गया है। इस तरीके से अगर आप इसमें फॉल्स को प्रिंट करना चाहते हैं, फॉल्स स्टोर करना चाहते हैं, तो आप फॉल्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और आगे चलते हैं और कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो कैर के लिए सिंपली से हम यहाँ पे लिखेंगे कैर कीवर्ड। उसके बाद वेरिएबल का नाम, जैसे कि हम सिंपल सा एक सी रखते हैं। उसके बाद सिंगल कोट में अगर कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर करना हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर को स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसके लिए हम सिंगल कोट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए, उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद इसको भी शाउट करते हैं। शाउट में हम सी को पास कर देंगे इस वेरिएबल का नाम। उसके बाद इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ए था वो सक्सेसफुली रन हुआ और हमारे आउटपुट पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे अब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं। स्ट्रिंग, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे एंड्रॉइड ऐप बनाते टाइम यूज किया जाता है। तो सिंपल सा हम लिखते हैं स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग का एस है यहाँ पर कैपिटल होगा। बाकी डेटा टाइप में जो भी हमने लिखा था, जितना भी कीवर्ड था, उन सब में हमने स्मॉल वर्ड, मतलब कि स्मॉल लेटर का ही यूज किया था। स्मॉल जितना भी लेटर होता है उनको यूज किया था। बट जो स्ट्रिंग है उसमें एस कैपिटल होता है। तो जो हमारा स्ट्रिंग हम अगर लिखेंगे कहीं पर भी तो उसका जो एस रहेगा वो कैपिटल रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है। इस तरीके से आप जावा में ये भी पहचान कर सकते हैं कि जितने भी क्लासेस होते हैं जावा में, जितने भी क्लासेस होते हैं उनका चाहे फर्स्ट वर्ड हो चाहे सेकंड वर्ड हो, उन सब का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल ही रहेगा। तो इसी तरीके से जावा में आप क्लासेस की भी पहचान कर सकते हैं। तो आगे अभी हम काफ़ी बेटर तरीके से भी इन सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नेम को स्टोर करते हैं। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट का यूज करते हैं। उसके अंदर लिखते हैं शॉर या फिर हेलो लिखते हैं, सिंपल सा हेलो वर्ड। उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं और इसको शाउट करते हैं और इसके अंदर नेम को पास कर देते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो जो भी हमारा नेम था सक्सेसफुली रन हुआ और हमारे आउटपुट पर आ चुका है। तो आउटपुट कहाँ गया, टर्मिनल, टर्मिनल नहीं रन, ठीक। यहाँ पे जो हेलो वर्ड था वो सक्सेसफुली आउटपुट पर आ चुका है। अब एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं जितना भी हमने डेटा टाइप अभी जाना। तो सबसे पहले आता है इंट, जिसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि इंट एज इक्वल टू कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर लिया। उसके बाद है हमारे पास फ्लोट, इसके अंदर हम पॉइंट वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि फ्लोट एफ इज इक्वल टू 5 पॉइंट इतना इतना इतना। उसके बाद लास्ट में हमें एफ लगाने की जरूरत होती है फ्लोट और डबल के साथ। उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद हमारे पास है कैर में हम सिंगल कोट का यूज करते हैं, जैसे कि कैर सी एच इज इक्वल टू सिंगल कोट, इसके अंदर कोई भी बी को स्टोर कर देते हैं। उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद हमने पढ़ा था बुलियन, तो इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं बुलियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं ट्रू। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू कोई भी टेक्स्ट, इतना बड़ा टेक्स्ट हमने इसके अंदर लिख दिया। तो इसी तरीके से आप इन सभी डेटा टाइप का यूज करके अपने जावा में कोई भी डेटा को स्टोर करा सकते हैं। नंबर स्टोर करना हो तो इंटीजर, पॉइंट नंबर स्टोर करना हो तो फ्लोट या फिर डबल, कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना हो तो कैर, बुलियन मतलब कि ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर करना है तो बुलियन, अगर आपको कोई बड़े से बड़ा टेक्स्ट को स्टोर करना हो तो स्ट्रिंग। तो इसी तरीके से आप अपने जावा में कोई भी डेटा को स्टोर करा सकते हैं इन डेटा टाइप का यूज करके। अगर नंबर स्टोर करना हो तो इंट, अगर फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करनी हो मतलब कि पॉइंट वैल्यू स्टोर करनी हो तो फ्लोट या फिर डबल, अगर सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना हो तो कैर कीवर्ड, उसके बाद अगर ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर करना हो तो बुलियन, कोई बड़ा टेक्स्ट स्टोर करना हो, किसी का नाम एड्रेस कुछ भी स्टोर करना हो तो स्ट्रिंग।
तो इन सभी का यूज करके हम काफ़ी बेटर तरीके से जावा में कोडिंग करते हैं और जावा के बेस पे ही हम एंड्रॉयड ऐप को क्रिएट करते हैं। अब आगे चलते हैं और चीज़ों के बारे में समझते हैं। जावा ट्यूटोरियल के इस पार्ट में टोटल हम 16 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसके जस्ट बाद हम एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में भी जानेंगे कि कैसे हम इन सब का यूज करके एक एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों के बारे में ऑलरेडी समझ लिया है, मतलब कि यहाँ पे जो जावा इंट्रो है, सिंटैक्स है, कमेंट्स है, वेरिएबल है, डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है और बुलियन है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब समझते हैं टाइप कास्टिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंट टाइप का डेटा टाइप है और उसके वेरिएबल पे हमने 50 को स्टोर करके रखा हुआ है। 50 एक ऐसा वैल्यू है जिसको हम बाइट में भी स्टोर करके रख सकते हैं, शॉर्ट में भी स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर कोई भी न्यूमेरिक डेटा टाइप हो उन सब में हम स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो इंट में हमने 50 स्टोर करके रखा हुआ है उसको बाइट में कन्वर्ट कर दें। जो इंट डेटा टाइप है उसको हम बाइट में कन्वर्ट कर दें, यही कहलाता है हमारा टाइप कास्टिंग। तो वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे उसको हम लाइव समझते हैं कि कैसे हम इंट के नंबर को, जो भी हमने इंट में नंबर स्टोर किया है, उसको कैसे हम बाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया कोड एडिटर में और वहाँ पे लिखते हैं जावा कोड को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप कास्टिंग नाम से एक और क्लास क्रिएट कर लेंगे ताकि हमारा हर एक कोड एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। तो सिंपली से आप बेसिक पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जावा क्लास पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे टाइप कास्टिंग नाम से क्लास, टाइप कास्टिंग देन एंटर। तो यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग नाम से हमारी क्लास थी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। जो कास्टिंग का सी है इसको भी हमें कैपिटल लिखना था। तो सिंपली से क्या करेंगे, इसी पे फिर से राइट क्लिक करेंगे और रिफ्लेक्टर का एक बटन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक रीनेम का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो भी क्लास का नाम था यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम रीनेम कर सकते हैं। तो कास्टिंग का जो सी है इसको हम कैपिटल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्टर बटन पर क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं ताकि हम अपना जो भी कोड है उसको एक्सिक्यूट कर सकें। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक नंबर स्टोर करते हैं इंट डेटा टाइप के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं इंट नम इज इक्वल टू 50। उसके बाद अब हम ये चाहते हैं कि जो 50 है वो तो बाइट में भी आ सकता है, तो इसको हम इंट में क्यों स्टोर करें। अगर हमारे पास एक छोटा कंटेनर है जिसके अंदर 50 आ सकता है तो हम उसके लिए बड़ा कंटेनर क्यों लें। सिंपल सा हम उसके लिए बाइट का भी यूज कर सकते हैं। अब जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है इंट में, अब इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइट में कि अब तो इंट था लेकिन अब कन्वर्ट कर दो बाइट में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बाइट लिखेंगे और एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे num2 के नाम से और इसके अंदर स्टोर कर देंगे num को, इसके अंदर स्टोर कर देंगे num को। मतलब कि num की जो भी वैल्यू है उसको स्टोर कर दिया हमने बाइट में। अब यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। एरर ये चीज़ का है कि जो इंट डेटा टाइप है वो बाइट से बड़ा है, मतलब जो इंट है वो बाइट से बड़ा है तो बाइट में इंट नहीं आ सकता। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आपके पास दो बॉक्स हैं, एक बड़ा बॉक्स है एक छोटा बॉक्स है। अब उस बड़े बॉक्स को आप छोटे बॉक्स में नहीं रख सकते, बल्कि उस छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में आसानी से रख सकते हैं, बट बड़े वाले बॉक्स को छोटे वाले बॉक्स में नहीं रख सकते आसानी से। उसे आपको तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, बहुत ढेर सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर आप बड़े वाले बॉक्स को छोटे वाले बॉक्स में रख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। सिंपल से इसको बता देंगे कि जो स्टोर कर रहा है, जो नम है वो जो स्टोर कर रहा है, जो बड़ा वाला बॉक्स है इसमें आ रहा है बाइट में, मतलब कि बड़ा वाला जो बॉक्स है वो छोटे वाले बॉक्स में जो भी आ रहा है वो एक छोटा कंटेनर बना के स्टोर करो। मतलब कि वो उसको ऑलरेडी तोड़ मरोड़ के छोटा बना दो फिर स्टोर करो छोटे वाले बॉक्स में। तो यहाँ पे हम सिंपल सा ब्रैकेट लगाते हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ और आ गया था। तो सिंपल से यहाँ पे हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब इसके अंदर लिख देंगे कि जो नम है उसको बाइट में कन्वर्ट कर दो। मतलब अभी तो फिलहाल हमारा इंट है नम का डेटा टाइप, अब इसको बाइट में कन्वर्ट कर दो। तो सिंपल यहाँ पे लिख देंगे बाइट, तो एरर हमारा चला जाएगा। हमने क्या किया कि जो नम था उसका डेटा टाइप फिलहाल था इंट, बट हमने कर दिया उसको तोड़ मरोड़ के बाइट, और जो बाइट हो चुका है मतलब छोटा कंटेनर हो चुका है तो अब उसको हम छोटे कंटेनर में रख सकते हैं। तो बाइट बनाकर अब इसको हम बाइट में रख सकते हैं। अब अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो आसानी से हमारे जो भी नंबर रहेगा हमारा वो आसानी से प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम सर्व करते हैं, शव, और यहाँ पे हम num2 को लिखते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 50 था वो आसानी से प्रिंट हो गया और इसका डेटा टाइप भी कन्वर्ट हो गया। पहले इंट था अब बन गया बाइट। अब एक चीज़ और यहाँ पे आता है,
जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी एक बड़ा कंटेनर है, उस बड़े कंटेनर में हम कोई छोटा कंटेनर मतलब कि छोटे डेटा टाइप को स्टोर करना चाहते हैं, तो वो आसानी से कर सकते हैं। उसको हमें तोड़ने मरोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम डायरेक्ट स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हम आसानी से रख सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। तो वही चीज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे इस प्रिंट को हम कमेंट करते हैं और आगे चलते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले बाइट नाम का एक डेटा टाइप क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम लिखते हैं जैसे कि A1 लिखते हैं सिंपल, या फिर A बस लिखते हैं सिंपल सा। उसके बाद इसके अंदर हम स्टोर करते हैं कोई भी वैल्यू 120 सिंपल। उसके बाद इसको अब हम इंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि जो छोटा बॉक्स है उसको बड़े बॉक्स में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट b = अब इसमें हम a को आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली। यहाँ पे अगर हम बड़े से छोटे कंटेनर में रख रहे थे, मतलब बड़े डेटा टाइप से अगर छोटे डेटा टाइप में उसको स्टोर कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ी, जो हमें खुद से करनी पड़ी। बट अगर छोटे से बड़े कंटेनर में रखना हो तो जावा ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है कि मान लेता है कि जो 120 है उसको हम इंट में रख सकते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम टाइप कास्टिंग करते हैं नंबर्स के बीच या फिर किसी और डेटा टाइप के बीच। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और अगला समझते हैं। एंड्रॉयड ऐप बनाते टाइम जावा के 4 ऐसे ऑपरेटर हैं जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, चौथा लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले समझते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने स्कूल या फिर कॉलेज में, जहाँ पर हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस बताया जाता है। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट है, ये कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, बाकी जो मॉड्यूलस है उसको हम लाइव समझेंगे। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 10 और उसमें अगर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया तो जो 10 था वो 11 बन जाएगा, और उसी 10 में अगर हमने डिक्रीमेंट यूज किया तो जो 10 था वो 9 बन जाएगा। मतलब कि जो इंक्रीमेंट है वो हमारा 1 ऐड करेगा, जो डिक्रीमेंट है 1 माइनस करेगा। उसके बाद है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, हमारे किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करता है। उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो वैल्यू है 10 और 10, अगर उसको चेक करना हो, मतलब कि उन दोनों वैल्यू को कंपेयर करना हो, अगर दोनों इक्वल हैं वो कंपेयर करना हो तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से चेक कर सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है तब पर भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन का भी कंपेरिजन कर सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी कंपेरिजन कर सकते हैं। लेस देन और इक्वल टू का भी कंपेरिजन कर सकते हैं। और जो कंपेरिजन ऑपरेटर होता है वो हमेशा दो ही वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे मान लीजिए 10 और 10 से हम इक्वलेशन उसकी चेक कर रहे हैं, अगर 10 और 10 इक्वल हुआ तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर काम करता है। उसके बाद आगे समझते हैं। आगे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 टाइप का ऑपरेटर है बेसिकली, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड क्या करता है कि अगर इसके दोनों साइड ट्रू हुआ तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक भी साइड या दोनों साइड फॉल्स हुआ तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी प्रकार से हमारा लॉजिकल और है, अगर दोनों साइड फॉल्स हुआ तभी बस फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर एक भी साइड ट्रू या फिर दोनों साइड ट्रू हुआ तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरीके से लॉजिकल नॉट, ये क्या करता है बेसिकली हमारे ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। मतलब कि जो भी वैल्यू रहेगी बुलियन की उसको बदल देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा और ट्रू को फॉल्स कर देगा। तो चलिए इन सभी का हम लाइव एग्जांपल देखते हैं अपने कोड एडिटर में। तो यहाँ पे जो हमारा इंटेलिजी आइडिया था उसको हमने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नया क्लास क्रिएट करेंगे ऑपरेटर्स के नाम से, ताकि जितना भी हमारा कोड रहे सब कुछ ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहे। तो सिंपली से हम यहाँ पे ऑपरेटर्स नाम से एक क्लास क्रिएट करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसके अंदर हम मेन मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हम एक कमेंट कर देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमें कोई भी एरर देखने को ना मिले। कमेंट बेसिकली क्या करेगा कि जो टेक्स्ट है उसको एज ए कमेंट दिखाएगा और जो कंपाइलर रहेगा इसको रन नहीं करेगा, मतलब इस कोड को एक्सिक्यूट नहीं करेगा। अब जब कंपाइलर इग्नोर करेगा तो कोई भी एरर हमें देखने को नहीं मिलेगा इससे रिलेटेड। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अपना डायरेक्ट कोड। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इंट x = 10 है, उसके बाद इंट y = 10 है, या फिर इसको 5 कर लेते हैं 5।
उसके बाद अब हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। या तो आप किसी एक नए वेरिएबल में बनाकर, मतलब कि एक नया वेरिएबल बनाकर उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप प्रिंट करते टाइम भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले एक नया वेरिएबल बनाकर उसमें चेक करते हैं, इंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जेड में हमने क्या असाइन किया, x प्लस वाई, मतलब कि x की जो भी वैल्यू है उसमें ऐड करके 5, मतलब 10 प्लस 5 को 10 और 5 को ऐड करके जेड में असाइन कर दिया जाए। अगर इसका हम शाउट देखेंगे तो सिंपली से हमारे पास वही एडिशन आ जाएगा 10 और 5 का, जो कि होगा 15। इसको हम रन करते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने रन किया और सक्सेसफुली हमारे आउटपुट पर आ गया 15। बट अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना लिख के डायरेक्ट अगर इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, डायरेक्ट इसके अंदर ही कोई कुछ भी करना चाहते हैं, तो इसके अंदर ही डायरेक्ट हम कर देंगे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई डायरेक्ट हमारे पास आउटपुट आ जाएगा और इसका भी सेम रिजल्ट आएगा। तो चाहे हम कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करें या फिर उसको डायरेक्ट प्रिंट करें, दोनों बात सेम होंगे। तो इसको एक बार रन करके वेरीफाई कर लेते हैं। सिंपली से इसको हम रन करेंगे और वेरीफाई करते हैं। तो दोनों का जो भी आउटपुट था वो 15 ही आया, यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। तो इसी तरीके से हम बाकी ऑपरेटर्स का भी यूज कर लेते हैं इसी तरीके से हम। उसके बाद यहाँ पे जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, हम इन सबको किसी एक वैल्यू के साथ ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद इन सबको एक बार रन करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट आया आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले जो एडिशन था वो 15 आया, जो सब्ट्रैक्शन था 5 आया, मल्टीप्लिकेशन 15 आया, उसके बाद डिवीजन 2 आया, रिमाइंडर आया 0, उसके बाद जो इंक्रीमेंट था वो 11 आया। जैसे यहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो थी 10, यहाँ पे हमने 10 असाइन किया हुआ है, बट यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, इस वजह से इसका जो वैल्यू था वो 1 ऐड हो गया, मतलब कि जो भी वैल्यू थी उसमें 1 ऐड हो गई और फाइनल आउटपुट आया 11। इस तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम किया। y की वैल्यू थी 5 और इसमें 1 माइनस हुआ तो हमारे पास आउटपुट आया 4। उसके बाद अब यहाँ पे जिसको रिमाइंडर नहीं समझ में आई है, एक बार इसको हम फिर से देखते हैं। तो उससे पहले इन सबको हम कमेंट कर लेते हैं और जो रिमाइंडर का हमारा कोड था इसको बस कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और जो 10 था इसको हम कर लेते हैं 12। देन इसको एक बार एक्सिक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया 2। तो इसको हम एक बार पेंट पे काफ़ी बेटर तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना पेंट ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम ब्रश को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका जो ब्रश साइज है बढ़ा लेते हैं और उसका कलर रेड कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो 12 था वो था अंदर, मतलब कि 12 में हमें 5 से भाग देना था, मतलब कि डिवीजन करना था। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार आया। कितना यहाँ पे 10। उसके बाद यहाँ पे क्या आंसर आया 2 और 1 1 हो गई कैंसिल। अब अगर इसके आगे ले जाएंगे तो पॉइंट से जाएगा, बट रिमाइंडर में ऐसा नहीं होता, हमें पॉइंट तक नहीं ले जाना है। नॉर्मल जितना जाए उतना काटना है, पॉइंट तक नहीं ले जाना है। काटने के बाद जो यहाँ पे आंसर बच रहा है जो 2 है, यही होता है हमारा रिमाइंडर। इसको एक बार फिर से समझते हैं। जैसे हमारे पास 17 है, 17 और इसको रिमाइंडर हमें लगभग इसको 2 से देखते हैं, 2 से। तो यहाँ पे जाएगा 8 बार, पहले जो जाएगा वो जाएगा हमारा 8 बार और यहाँ पे आएगा 16। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आया 16। उसके बाद यहाँ पे 7 में से 6 गया, आएगा 1 और 1 हो गया यहाँ पे कैंसिल। अब इसके आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, बट रिमाइंडर में हमें पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। जितना नॉर्मल जाए उतना तक ले जाना है। उसके बाद जो भी शेष बचे, मतलब कि जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचे, यही होता है हमारा मॉड्यूलस में आंसर। तो इसी प्रकार से हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉड्यूलस का यूज करते हैं। उसके बाद चलते हैं अपना असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। तो उसको सबसे पहले कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो बहुत ही इजी होता है और हमने इसको कई बार यूज भी कर लिया है। जो यहाँ पे हम इक्वल का यूज कर रहे हैं इस x में 12 को असाइन करने के लिए, यही होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंट a है, इसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू असाइन करनी है तो हम इसी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि है इक्वल। उसके बाद यहाँ पे हम इक्वल टू कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमने इक्वल का यूज किया यही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर देना, यही कहलाता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद इसी के साथ साथ कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी फिलहाल हमारे पास एक 2 है, अगर हमें इस 2 में 3 को और ऐड करना हो तो हम नॉर्मली कैसे यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली सा a इज इक्वल टू a प्लस 3 कर देंगे, ऐसे होगा नॉर्मली हमारा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है उसको समझते हैं फिर से।
जो ए की वैल्यू 2 है उसमें हम फिर से दूसरी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। क्या असाइन कर रहे हैं? ए जो वी वैल्यू है, ए की जो करंट वैल्यू है यानी कि 2 प्लस 3 मतलब कि टोटल कर दो 5 असाइन इसमें ए में। तो यही इसी चीज़ का हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, इसी चीज़ का शॉर्टकट यूज कर सकते हैं जो कि हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। तो यहाँ पे सिंपली से हम यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे प्लस ए प्लस इज इक्वल टू 3। तो ये भी अगर इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सेम यही होगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 3, यही आता है हमारा। अगर इसका हम आउटपुट देखेंगे, शाउट करते हैं और इसका हम आउटपुट देखते हैं, तो जो ए रहेगा इसमें 3 ऐड हो जाएगा। दोनों साइड मतलब कि दोनों टाइप में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों काम एक ही करेंगे। तो इसको एक बार हम रन करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू थी वो आया 5, क्योंकि हमारा जो ए का करंट वैल्यू था उसमें हमने ऐड कर दिया 3। ए का जो भी करंट वैल्यू था उसमें हमने 3 को और भी ऐड कर दिया, तो 3 2 फाइनल आया हमारे पास 5। इसी तरीके से आप बाकी के सभी भी यूज कर सकते हैं जो कि हमारा पास था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मॉडुलस, तो उन सभी को भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। तो इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, और इसको कमेंट कर लेते हैं और इस साउट को भी कमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं। सबसे पहले इंट आई इज इक्वल टू 10, इंट जे इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ आती है, जो कंपेयर है उसको हम एक नए वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम साउट के साथ भी कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्ट प्रिंट करते टाइम भी कर सकते हैं। बट अगर किसी वेरिएबल में हम इसको स्टोर करते टाइम अगर जो भी कंपैरिजन है उसको करना चाहते हैं तो हमें बुलियन टाइप का डेटा टाइप बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जो कंपैरिजन ऑपरेटर रहता है वो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और जो ट्रू और फॉल्स है वो बुलियन स्टोर कर सकता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे बुलियन टाइप का डेटा टाइप जो भी था उसको क्रिएट किया और यहाँ पे के नाम की एक वेरिएबल बनाई, और उसके अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या आई इक्वल है जे के, कि क्या आई और जे दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो ट्रू दिया जाए, अगर बराबर नहीं है तो फॉल्स दिया जाए। तो इसको हम शाउट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं के, और यहाँ पे इसको हम रन करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास आउटपुट आया ट्रू, मतलब कि आई और जे दोनों बराबर हैं। अब अगर यहाँ पे जो जे की वैल्यू है इसको मैं 11 कर दूँ और फिर रन करूँ तो अब दोनों बराबर नहीं रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। अब आया हमारे पास फॉल्स। इसी तरीके से हम बाकी ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि नॉट इक्वल जो था, नॉट इक्वल जो था इसका भी यूज करके हम रन करते हैं इसको। एक बार एक काम करते हैं, इसको अलग अलग यूज करते हैं और डायरेक्ट हम इसी के अंदर ही यूज कर देते हैं। इसको कमेंट करके रख देते हैं, एक मिनट, इसको ऐसे ही कमेंट करके रख लेते हैं। और जो जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट ही यूज कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू जे, तो यहाँ पे हमने सभी ऑपरेटर्स का यूज कर लिया, सभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स को लिख दिया। अब इन सबको एक बार रन करते हैं, तो जितना भी ऑपरेटर है या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो एक बार हम रन करके वेरीफाई करते हैं सबको। तो यहाँ पे आया सबसे पहले फॉल्स, क्योंकि जो दोनों वैल्यू का कंपेयर किया कि क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल नहीं है, तो हमारे पास आया फॉल्स। उसके बाद आया ट्रू, कि क्या दोनों इक्वल नहीं है, हाँ ये तो ट्रू है कि दोनों इक्वल नहीं है, हम यही तो चेक कर रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है या फिर हैं, तो यही चेक कर रहे हैं कि तो आया यहाँ पे हमारे पास ट्रू। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो है हमारा नॉट ऑपरेटर, इसको बोला जाता है नॉट ऑपरेटर। यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या आई नॉट इक्वल है जे के, मतलब कि आई जे के बराबर नहीं है, नहीं है तो हमारे पास आ गया ट्रू। अगर होता, अगर इसके इक्वल होता तो आता फॉल्स, तो फिलहाल नहीं है तो आ गया ट्रू। उसके बाद आया फॉल्स, कि क्या जे से बड़ा आई है, मतलब कि 11 से बड़ा 10 है, नहीं है, फॉल्स आया। उसके बाद यहाँ पे सेम चीज चेक कर रहे हैं कि क्या आई से बड़ा जे है, आई से बड़ा जे है तो आया ट्रू। तो फिर से यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या आई से बड़ा या फिर इक्वल जे है, तब पर भी आया ट्रू। और फिर से यहाँ पे चेक करें कि क्या जे से बड़ा आई या फिर इक्वल है, तो आया फॉल्स। तो इसी तरीके से जो भी हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर रहता है वो वर्क करता है। उसके बाद अब समझते हैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे इसको भी कमेंट करते हैं और यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाते हैं, इंट उसके बाद p लिखते हैं, इंट p इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं 10, इंट q इज इक्वल टू 12, इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हुए इन सबको कंपेयर करते हैं।
या तो हम डायरेक्ट शाउट के साथ भी यूज कर सकते हैं या फिर हम बुलियन में भी स्टोर कर सकते हैं। जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो भी या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या तो फॉल्स रिटर्न करेंगे, तो उनको भी हम डायरेक्ट शाउट के साथ ही यूज करते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे शाउट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक, तो लॉजिकल एंड में क्या होता है कि जब तक दोनों साइड का ट्रू नहीं रहेगा तब तक वो ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या P इक्वल इक्वल है Q के एंड P ग्रेटर देन है Q के। तो इसको हम एक बार रन करके वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास आंसर आता क्या है। तो इसको हमने रन किया और आया हमारे पास यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि इसमें से एक फॉल्स हुई, जो एक नहीं दोनों फॉल्स हुई। यहाँ पर जो P इक्वल इक्वल हमने Q किया है तो इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये भी फॉल्स हुआ। और यहाँ पे P से Q से बड़ा P नहीं है, ये भी फॉल्स हुआ। तो दोनों फॉल्स हुआ, तब पर भी फॉल्स ही रिटर्न किया। अगर मान लीजिए एक ट्रू कर दिया कि क्या P से बड़ा Q है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, अब इसको रन करते हैं, तब पर भी हमारे पास लॉजिकल एंड में फॉल्स ही रिटर्न किया जाएगा। यहाँ पर फॉल्स ही रिटर्न किया। लॉजिकल एंड क्या करेगा, जब तक दोनों साइड ट्रू नहीं होंगी तब तक ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ट्रू ही लिखते हैं, कंपेयर नहीं करते, डायरेक्ट हम यहाँ पे ट्रू का यूज कर लेते हैं। इस साइड ट्रू, इस साइड ट्रू। तो अब देखते हैं कि क्या ट्रू आता है या फिर नहीं आता। तो अब दोनों साइड उसको ट्रू मिला तो उसने ट्रू रिटर्न यहाँ पे कर दिया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस साइड फॉल्स करें, P इक्वल इक्वल टू Q करें और यहाँ पे एंड ऑपरेटर की जगह पे और ऑपरेटर का यूज करें, तो इसको हम आगे चलते हैं। टोटल यहाँ पे हम 3 यूज करते हैं और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का भी यूज कर लेते हैं, नॉट फॉल्स मतलब कि ट्रू। और यहाँ पे हम एंड की जगह पे और ऑपरेटर का यूज करते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए, तो पहले हमारे पास आया फॉल्स, क्योंकि दोनों साइड में से एक साइड फॉल्स थी, इसलिए हमारे पास आया फॉल्स। लॉजिकल एंड क्या करेगा, जब तक उसको दोनों साइड ट्रू नहीं मिलेंगी तब तक ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। लॉजिकल और क्या करेगा, उसको अगर एक भी साइड ट्रू मिल गई या फिर दोनों साइड ट्रू मिली तब पर भी वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगर दोनों साइड फॉल्स मिली तभी वो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद लॉजिकल नॉट क्या करता है कि अगर फॉल्स रहेगा तो ट्रू कर देगा, अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स कर देगा। तो इसी तरीके से हमारे जावा में ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। उसके बाद अब समझते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे मान लीजिए आपको कोई कंडीशनल बेस प्रोग्राम चलाना हो कि अगर आपका कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला प्रोग्राम चले, नहीं तो कोई दूसरा प्रोग्राम चले। तो उसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम कंडीशन वाइज कोई भी प्रोग्राम रन करा सकते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का जो भी एग्जांपल है उसको देखने के लिए हम चलते हैं basic.java में। यहीं पर हम अपना इफ एल्स का प्रोग्राम रन करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाएंगे, इंट एज इक्वल टू, इंट यहाँ पे कुछ और आ गया है, तो इंट एज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं 5। उसके बाद इंट वेज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं 6। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल इफ एल्स प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ, अगर डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रू, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है जो कि है इस समय, तो इसके अंदर का कोड रन किया जाए, शाउट किया जाए ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट ही लिख देते हैं। उसके बाद अगर ट्रू ना हो, अगर इसके अंदर का जो भी हमने कंडीशन दिया है अगर ये ट्रू ना हो, तो उसके लिए अगर आप कोई भी प्रोग्राम रन कराना चाहते हैं तो सिंपली सा इफ़ का जहाँ पे ब्रैकेट का ख़त्म हो रहा है वहीं पे आपको लिखना है एल्स, यहाँ पे लिखना है एल्स। उसके बाद इसके अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे वो तब रन होगा जब आपका कंडीशन फॉल्स होगा। यहाँ का जो भी कंडीशन रहेगा अगर फॉल्स हुआ तो इसके अंदर वाला कोड रन होगा। तो सिंपल से यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स स्टेटमेंट। तो एक बार इसको रन करके सबसे पहले ऐसे ही वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे आउटपुट पर आ गया ट्रू स्टेटमेंट। इसके अंदर वाला जो भी कोड था वो रन हो गया, एल्स वाला रन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन था वो ऑलरेडी ट्रू है, क्योंकि हमने यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप ट्रू ही दिया है। जो कि ट्रू हुआ तो इसके अंदर का कोड रन हो गया। अगर ये फॉल्स होता, अगर इसके अंदर हम लिखते फॉल्स, तो एल्स वाला पार्ट रन होता, एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा है वो वाला रन होगा। तो एक बार इसको भी रन करके हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसको हमने रन किया और यहाँ पे रिटर्न हुआ, मतलब कि प्रिंट हुआ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसी तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। यहाँ पे हम कंडीशन वाइज कोई भी प्रोग्राम रन करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कंडीशन देते हैं कि यदि ए से बड़ा बी हो, अगर ए से बड़ा बी हो तब रन किया जाए इसके अंदर को कोड, नहीं तो ए रन किया जाए।
और एक चीज़, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमेशा बुलियन टाइप का ही हमें कंडीशन देना है, मतलब कि एक ऐसा कंडीशन लगाना है जो बुलियन रिटर्न करे, या तो ट्रू रिटर्न करे या तो फॉल्स करे। तो बुलियन कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा बुलियन ही रिटर्न करता है, जो कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा होता है वो हमेशा बुलियन ही रिटर्न करता है, या तो ट्रू करता है तो फॉल्स करता है। तो यहाँ पे हमने चेक किया है कि अगर ए से बड़ा बी हो, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब इसके अंदर का कोड रन होगा, नहीं तो ए वाला रन होगा। तो उसको हम रन करके एक बार वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट था वो ट्रू वाला रन हो गया, क्योंकि ए से बड़ा बी है, जो ए की वैल्यू है वो है 5 और बी की वैल्यू है 6, तो 5 से बड़ा 6 है इस समय। तो इसी तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर का अपना यूज करके अपने अकॉर्डिंग एक कंडीशनल बेस्ड प्रोग्राम रन करा सकते हैं बाय द यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद है हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट क्या करता है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेक करता है कि उस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू मौजूद है, और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी कोड रहता है उसको एक्सिक्यूट करता है। हम स्विच स्टेटमेंट का तब यूज करते हैं जब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू बार बार चेंज हो रही हो और उस चेंज के अकॉर्डिंग हमें कोई कोड परफॉर्म कराना हो, कोई भी कोड रन कराना हो। जैसे मान लीजिए डेट, कि जैसे कि अगर आज मंडे है तो हमें ए वाला कोड रन कराना है, उसके बाद डेट हमेशा चेंज होते रहता है, दूसरे दिन होगा ट्यूसडे, अगर ट्यूसडे है तो ए वाला कोड रन हो। तो इसी तरीके से हम उसके लिए स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जहाँ पर एक ही वेरिएबल की वैल्यू को बार बार चेक किया जाता है कि उस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू मौजूद है, और उस वैल्यू को अकॉर्डिंग हम कोई भी कोड रन करा सकते हैं। उसके बाद स्विच केस स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम मल्टीपल वेरिएबल के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, वो भी अलग अलग वेरिएबल के साथ। बट स्विच केस स्टेटमेंट में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को हम चेक करते हैं कि उस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू मौजूद है। तो चलते हैं यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट जो भी है इसको हम कमेंट करते हैं और यहाँ पे आगे आते हैं, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट i इज इक्वल टू 0 नहीं, इसको 1 करते हैं ताकि सेकेंड नंबर पे हम 1 को यूज करें। उसके बाद स्विच केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स बहुत ही ईजी है, आपको लिखना है यहाँ पे स्विच, उसके बाद यहाँ पे जो ब्रैकेट आ रहे हैं उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम लिख देना है जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को आपको चेक करना है। तो यहाँ पे हमने आई पास कर दिया। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। अब इसके अंदर ही हम केसेस को मैच करेंगे कि अगर केस 0 हुआ, मतलब कि अगर आई के वेरिएबल में 0 मौजूद है तो ए वाला प्रिंट किया जाए, मतलब कि ए कोड प्रिंट किया जाए। तो हम यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल सा प्रिंट मेथड यूज कर रहे हैं कि 0 फाउंड। उसके बाद यहाँ पे दूसरा केस लगा रहे हैं कि अगर केस 1 मतलब कि आई के वेरिएबल में 1 मौजूद हो तो कुछ और प्रिंट किया जाए, जैसे कि हम यहाँ करते हैं 1 फाउंड। इसी तरीके से एक और केस लगाते हैं कि अगर इसमें 2 मौजूद हो, अगर 2 मौजूद हो तब साउट किया जाए 2 फाउंड। अगर कुछ यहाँ पे जो हमने केसेस लगाए हैं, अगर इसमें से कोई भी मैच ना हुआ आई में, अगर कुछ भी मौजूद नहीं, कोई दूसरा वैल्यू मौजूद है, ना कि उसमें 0, 1, 2 मौजूद है, तो एक डिफ़ॉल्ट भी हम यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, हम यूज करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं होती। डिफ़ॉल्ट हम तब यूज करते हैं जब इसमें से कोई भी कंडीशन मैच ना करे, तब हमें कोई कोड रन कराना हो, तब हम डिफ़ॉल्ट का यूज करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये रहे। तो यहाँ पे हम कर देंगे नॉट फाउंड सिंपल। उसके बाद इसको एक बार रन करके हम वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो 0 वाला था एक केस फाउंड नहीं हुआ, ए मैच नहीं हुआ। तो फाउंड की स्पेलिंग हम यहाँ पे ठीक ठाक कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक। तो यहाँ पे जो केस 0 था वो मैच नहीं हुआ, बल्कि केस 1 मैच हुआ, क्योंकि आई में 1 मौजूद है तो 1 वाला मैच हुआ और 1 प्रिंट हुआ। बट उसी के साथ साथ बाकी क्या भी उसके नीचे जितना भी आया सबको प्रिंट कर दिया। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे ही हमारा कोड रन हो उसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, ताकि जैसे कोई केस मैच करे उसके अंदर का कोड रन करने के बाद ब्रेक कर दिया जाए। ब्रेक मतलब वहीं पे रुक जाए, उसके आगे का कोड रन न किया जाए। तो सिंपली से हम यहाँ पे ब्रेक का यूज करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में हमें ब्रेक का यूज करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम यहाँ पे केसेस के साथ ब्रेक का यूज करते हैं। अब अगर रन करेंगे तो जहाँ पे केस मैच होगा उसके अंदर का कोड रन होगा, उसके बाद रुक जाएगा। उसके बाद ये जो फ्लो है वो रुक जाएगा, उसके नीचे का कोई भी कोड, उसके नीचे का जो भी यहाँ पे केसेस है कोई भी चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 फाउंड, इसके अंदर जो केस 1 था वो फाउंड हुआ और उसके नीचे का कोई भी कोड रन नहीं हुआ। इस तरीके से अगर मान लीजिए हमने आई की वैल्यू चेंज कर दी और इसमें रख दिया 2, अब रन करते हैं
तो हमारे पास आएगा टू फाउंड, यहाँ पे जो टू है वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा कि टू फाउंड हो गया। अब कोई इसमें ऐसी वैल्यू रखते हैं जो कोई भी केसेस से मैच ना करें, जैसे कि यहाँ पे रखते हैं 5, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला है वो वाला हमारे पास रन होके आ जाएगा, तो उसको हम रन करते हैं। तो जो नॉट फाउंड का आया यहाँ पे, जो नॉट फाउंड हमने लिखा था वो हमारे पास प्रिंट होके आ गया। तो इसी तरीके से हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं अपने जावा प्रोग्राम में। उसके बाद है हमारे पास मैथ क्लास। मैथ क्लास बेसिकली क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ चीज़ें रिटर्न करके देता है। मतलब कि मान लीजिए हमें किसी का स्क्वायर रूट देखना हो, जैसे 64 का स्क्वायर रूट देखना हो कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो मैथ क्लास में एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है ASQRT, जो ऑटोमेटिक हमें रिटर्न कर देगा उसका स्क्वायर रूट, तो उसको हम यूज करते हैं। तो सिंपली से हम यहाँ पे नया एक जावा का क्लास क्रिएट करेंगे, इसका नाम लिखेंगे मैथ क्लास, या फिर मैथ क्लास ही रखते हैं क्योंकि मैथ नाम से ऑलरेडी क्लास है जावा में, तो उसको हम मैथ बस नहीं रख सकते। अब तो सिंपली से यहाँ पे मेन मेथड इसको क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर आते हैं, और यहाँ पे हम डायरेक्ट शाउट का यूज करेंगे, डायरेक्ट शाउट का यूज करेंगे, और इसके ऊपर हम कुछ वेरिएबल भी बना लेते हैं। इंट एज इक्वल टू 10, इंट बेज इक्वल टू 20। अब हम यहाँ पे मैथ क्लासेस के कुछ बिल्ट इन मेथड को यूज करेंगे। तो मैथ क्लास को यूज करने के लिए हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे मैथ या में TH मैथ, देन अगर आपको स्क्वायर रूट देखना हो, इसमें स्क्वायर रूट देखना हो आपको, जैसे कि SQRT आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद स्क्वायर रूट जिस भी नंबर का देखना है उसको यहाँ पे पास कर देना है। जैसे कि हम लिखते हैं 64, अगर इसका हमें स्क्वायर रूट देखना है तो सिंपली सा यहाँ पे हम 64 पास करके और इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 8.0। ये बेसिकली डबल में हमारे पास रिटर्न करता है। जो डेटा टाइप इसका रिटर्न डेटा टाइप होता है वो होता है डबल। तो 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 8, बट इसने रिटर्न किया 8.0 क्योंकि ये हमारे पास डबल डेटा टाइप को रिटर्न करता है। क्योंकि मान लीजिए अगर हमें 67 का स्क्वायर रूट देखना हो तो क्या करेगा, वो पॉइंट में वैल्यू रिटर्न करेगा। पॉइंट के बाद जितना भी आएगा वो सारा चीज़ हमें हमारे पास यहाँ पे रिटर्न करके देगा कि 67 का कौन सा स्क्वायर रूट है, कंप्लीट यहाँ पे हमें रिटर्न करके ये दे देता है। इसी तरीके से अगर हमें दो वेरिएबल की वैल्यू को चेक करना है कि उसमें से बड़ी वैल्यू कौन है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे लगाते हैं मैक्स, यहाँ पे मैक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम पास करते हैं सबसे पहले ए, उसके बाद कामा लगा के बी, कि ए और बी में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ए और बी में से बड़ी कौन सी वैल्यू है, तो वो हमें रिटर्न करके दे देगा इसकी बड़ी वैल्यू जो भी रहेगी। तो यहाँ पे इसको हम रन करते हैं, रन वाले पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 20, 10 और 20 में से कौन सी बड़ी वैल्यू थी, 20। इसी तरीके से है हमारे पास मिन, यहाँ पे मिन क्या करेगा कि इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो रिटर्न करके देगा। इसको भी हम रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 10, ठीक। तो इसमें से जो भी छोटी वैल्यू थी ये हमारे पास आउटपुट पे आ गई। इसी तरीके से एक और बिल्ट इन मेथड है जिसका नाम है एबीएस क्या करता है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है कि जो हमारा वैल्यू है वो जीरो से कितना दूर है। जैसे कि अगर हम इसके अंदर माइनस से कोई भी वैल्यू दें, -5 और एक सिंपल सा यहाँ पे 5 रखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, -5 रखते हैं, तो ये बेसिकली बताएगा कि जीरो से कितना दूर है 5। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू 5 रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास आता है रैंडम, इसके अंदर आता है एक रैंडम नाम का मेथड। ये क्या करता है, कोई भी एक पार्टिकुलर रैंडम नंबर जनरेट करके देगा हमें। अगर इसको रन करेंगे तो कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके हमारे आउटपुट पर दे देगा। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे जो एक रैंडम नंबर था ऑटोमेटिक रैंडम नंबर एक जनरेट करके हमें दे दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि जो रैंडम नंबर है कोई नॉर्मल लगभग 10 तक का है, इंटू अगर हम यहाँ पे 10 कर देंगे, इसी के जस्ट बाद अगर इंटू 10 कर देंगे तो ये 9 तक की रैंडम वैल्यू हमें रिटर्न करके देगा। तो सिंपली इसको रन करते हैं, तो ये जो वैल्यू है वो हर बार चेंज होगी। जैसे कि ये यहाँ पे आया 6 पॉइंट कुछ, अगर दोबारा इसको रन करेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी 9 पॉइंट कुछ आया। इसको फिर से अगर रन किया तो यहाँ पे फिर से चेंज हो गई वैल्यू। मतलब रैंडमली कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है ये रैंडम फंक्शन। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट मैथ क्लास के बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिनको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि रैंडम हो गया, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, उसके बाद कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, ये सारी चीज़ें अगर हमें चेक वगैरह करना हो तो ये मैथ क्लास हमें ऑटोमेटिक रिटर्न कर देता है। उसके बाद अब हम समझते हैं यहाँ पर लूप्स के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कोड रन करना चाहते हैं किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि जब तक आपका कंडीशन ट्रू रहे तब तक वो पार्टिकुलर कोड बार बार रन हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप्स का।
तो यहाँ पे लूप नाम का एक क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे मेन मेथड जो भी होता है हमारा उसको क्रिएट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो जावा में 4 टाइप्स के लूप्स होते हैं। पहला वाइल लूप, दूसरा डू वाइल लूप, तीसरा फॉर लूप, चौथा फॉर ईच लूप। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वाइल लूप के बारे में समझते हैं। तो वाइल लूप का सिंटैक्स बहुत ही ईजी है। उसके लिए सिंपली से आपको यहाँ पे लिखना है वाइल, देन ब्रैकेट्स, देन यहाँ उसके बाहर कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद यहाँ पे जो भी ब्रैकेट आपको यहाँ दिख रहा है इसी के अंदर हम लगाते हैं कंडीशन, जो कि ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। अगर यहाँ का कंडीशन ट्रू हुआ तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर का कोड रन होगा, अगर फॉल्स हुआ तो उसके बाहर चला आएगा और बाकी का जो भी उसके नीचे का कोड रहेगा उसको रन करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन देने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं इंट एज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप कंडीशन को चेक करते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर की मदद से। हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं जब हमारा ए छोटा रहे 5 से तब इसके अंदर आ जाए, जब हमारा ए की जो भी वैल्यू है वो छोटी रहे 5 से, जो कि कंडीशन है इस समय ट्रू, तब इसके अंदर आ जाए और एक शाउट किया जाए सिंपल सा, जो भी ए की वैल्यू है इसको प्रिंट कर दो, जो भी ए की वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। या फिर सिंपल सा हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। सिंपल से यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद ये जो अभी कंडीशन है वो अभी इन्फिनिट है, मतलब 5 से छोटा 0 इन्फिनिट टाइम तक चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज करते हैं। जैसे ये कंडीशन ट्रू रहे, इसके अंदर का कोड रन करे, इसी के साथ साथ जो ए की वैल्यू है उसमें 1 को ऐड कर दिया जाए। ए की जो भी वैल्यू है उसमें 1 को ऐड कर दिया जाए। तो इससे होगा क्या, देखिए वाइल लूप के अंदर आएगा, कंडीशन चेक करेगा कि क्या 5 से छोटी है ए, मतलब कि यहाँ पे जो 0 है क्या 0 से बड़ा है 5। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आए और हेलो वर्ड को प्रिंट करे और वो एक, और यहाँ पे जो हेलो वर्ड है उसको प्रिंट करें और ए की जो भी वैल्यू थी उसको प्लस प्लस कर दिया जाए। मतलब अभी फिलहाल थी 0 बट प्लस प्लस होने के बाद हो गई 1। ए की जो भी वैल्यू थी वो हो गई है अब 1। अब फिर से वाइल लूप के पास जाएगा और यहाँ पे फिर से कंडीशन को चेक करेगा। यहाँ पे कंडीशन को दोबारा चेक करेगा कि क्या 1 से बड़ा है 5। अगर कंडीशन फिर से ट्रू हुई तो फिर से इसके अंदर का कोड रन करेगा और फिर से ए प्लस प्लस करेगा, मतलब कि जो फिलहाल अभी 1 बन गया था हमारा ए की वैल्यू वो हो जाएगा 2। उसके बाद फिर से इसी तरीके से वापस बार बार कंडीशन चेक करेगा जब तक यहाँ पे फॉल्स ना हो जाए। जैसे कि ए की जब भी वैल्यू 5 हो जाएगी तब यहाँ पे जब कंडीशन चेक करेगा कि क्या 5 से बड़ा है 5, तो कंडीशन फॉल्स होगी और यहाँ पे स्किप करके बाहर आ जाएगा। यहाँ पे जो वाइल लूप है इसको छोड़ के बाहर आ जाएगा। उसके बाद उसके नीचे का जो भी कोड रहेगा उसको रन करेगा। तो उसको एक बार रन करके हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसको हमने रन किया और यहाँ पे हेलो वर्ड हमारा 5 बार आया। 5 बार कैसे उसको समझते हैं। जैसे कि इंट एज इक्वल टू हमने 0 रखा और यहाँ पे कंडीशन चेक किया जो कि हुआ ट्रू और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हेलो वर्ड को प्रिंट कर दिया पहली बार। अब ए प्लस प्लस कर दिया, ए की वैल्यू 1 कर दिया। अब फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 5 क्या ए से बड़ा है 5, तो कंडीशन ट्रू, फिर से हेलो वर्ड प्रिंट किया। अब ए की वैल्यू को कर देगा 2। अब फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि क्या 2 से बड़ा है 5, तो फिर से कंडीशन ट्रू हुआ और हेलो वर्ड को फिर से प्रिंट कर दिया। यहाँ पे फिर से कर देगा ए प्लस प्लस और यहाँ पे ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, मतलब कि 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या 3 से बड़ा है 5, तो कंडीशन ट्रू हुआ और उसके अंदर का कोड जो भी है उसको रन किया। यहाँ पर हमारा हेलो वर्ड फिर से आ गया। अब यहाँ पे जो भी हमारे वेरिएबल की वैल्यू है वो हो जाएगी 4। तो फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि क्या 4 से बड़ा है 5, कंडीशन हुई ट्रू और इसके अंदर का जो भी कोड था उसको एक्सिक्यूट किया और यहाँ पे फिर से हमारे पास हेलो वर्ड आ गया। अब ए की वैल्यू हो गई है 5। अब फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि क्या 5 से बड़ा है 5, तो कंडीशन हुई फॉल्स, तो इसके अंदर का जो भी कोड था उसको एक्सिक्यूट नहीं किया, फटाक से इस वाइल लूप के बाहर आ गया और उसके नीचे जो भी कोड हम लिखेंगे उसको रन करना अब स्टार्ट कर देगा वो। तो इसी तरीके से वाइल लूप वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास है डू वाइल लूप। तो इसको हम कमेंट करते हैं। तो डू वाइल लूप का जो भी सिंटैक्स है वो बहुत ही ईजी है। सिंपली से हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है डू, यानी कि करो, क्या करो, इसके अंदर का जो भी कोड है उसको एक्सिक्यूट करो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शाउट हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। जो हेलो वर्ड है उसको शाउट करो, मतलब प्रिंट करो। उसके बाद यहाँ पे जो बी की वैल्यू है उसको प्लस प्लस भी करो इसी के साथ साथ। और यहाँ पे हम बी नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट बी इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, एक बी नाम से वेरिएबल बनाया और क्या प्रिंट कराया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हेलो वर्ड कराया और जो बी की वैल्यू थी उसको भी प्लस प्लस किया। तो इसके अंदर का कोड कब तक रन होना चाहिए वो बताने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं वाइल, मतलब कि डू जब तक यहाँ पर b की वैल्यू छोटी रहे 5 से, इसके अंदर का कोड तब तक रन करो जब तक b से, मतलब कि जो b है वो छोटी रहे 5 से, तब तक रन करो।
तो यहाँ पे इसको एक बार रन करके वेरीफाई करते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हेलो वर्ड था वो टोटल 5 बार प्रिंट हो चुका है। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं। तो जो कोड का एक्सक्यूशन है ऊपर से होता हुआ स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे पहले ही है लगा हुआ है डू, मतलब कि इसके अंदर का जो भी कोड है पहले प्रिंट करो, बाद में कंडीशन चेक करो। मतलब कि ये प्रिंटिंग पहले कर देता है और कंडीशन बाद में चेक करता है। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स कर दें और फिर से इस कोड को रन करें, तब पर भी हमारा इसके अंदर का जो भी कोड रहेगा वो एक बार रन किया जाएगा। यहाँ आप देखिए हेलो वर्ड को एक बार रन किया गया, भले ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई। बट ऐसा बाकी लूप्स के साथ नहीं होता। बाकी लूप में अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो उसके अंदर का कोड एक बार भी रन नहीं किया जाएगा। बट डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि भले ही कंडीशन फॉल्स हो फिर भी हमारा लूप एक बार चलेगा। तो इसको अब कमेंट करते हैं और अब समझते हैं फॉर लूप के बारे में। जैसे अभी तक हमने डू व्हाइल लूप या फिर व्हाइल लूप में क्या किया कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग से किया, इनिशियलाइजेशन अलग से किया, कंडीशन अलग से किया। बट फॉर लूप में क्या होता है वो सारी चीज़ें हम फॉर लूप के अंदर ही कर देते हैं। सारा का सारा चीज़ हम फॉर लूप के अंदर ही करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं और यहाँ पे बाहर इसको कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं। हमारे वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जैसे इनिशियलाइज करते हैं इंट सी इज इक्वल टू 0, हमने इनिशियलाइज किया, अपना वेरिएबल बना लिया जिसकी वैल्यू है 0, सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन को चेक करते हैं कि जब तक सी छोटा रहे हमारे 10 से, जब तक सी छोटा रहे हमारे 10 से तब तक इस लूप को चलाओ और C++ भी करते जाओ। तो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाया उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक वेरिएबल असाइन किया सी के नाम से जिसकी वैल्यू है 0। उसी में हमने एक कंडीशन चेक किया कि जब तक 10 से छोटा रहे सी या फिर सी से बड़ा रहे 10, ठीक, तब तक रन करो इसके अंदर का कोड। जैसे ही कोड रन हो जाए उसके जस्ट बाद C++ कर दो। ये लास्ट में रन होता है, ये C++ लास्ट में होता है। पहले इसके अंदर का कोड रन किया जाता है। यहाँ पे जैसे ही कंडीशन ट्रू होता है इसके अंदर का कोड रन किया जाता है, उसके बाद C++ का यूज किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे शाउट करें, अगर सी की जो भी वैल्यू है इसको शाउट करते हैं और इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आया 0 1 2 3 ऐसे करके 9 तक की वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से फॉर लूप काम करता है हमारा। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे प्लस प्लस की जगह पे कुछ और यूज करना हो, जैसे हम चाहते हैं कि हर बार 2 वैल्यू इंक्रीमेंट हो, ना कि 1 वैल्यू इंक्रीमेंट हो, तो जब हम प्लस प्लस का यूज करते हैं तो एक ही वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। बट अगर हम चाहते हैं कि हर बार 2 वैल्यू से इंक्रीमेंट हो, तो हम क्या करेंगे कि सी में जो मतलब कि जो भी सी की करंट वैल्यू है उसमें 2 को ऐड कर देंगे। तो सिंपली से यहाँ पे लिखेंगे C प्लस इक्वल टू 2, C प्लस इज इक्वल टू 2। ये चीज़ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में देखा था। ये कैसे काम करता है, C इज इक्वल टू C प्लस 2, मतलब C की जो भी करंट वैल्यू है उसमें 2 को ऐड कर देगा। या फिर इसका हम शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं, C प्लस इज इक्वल टू 2। दोनों सेम है, दोनों सेम तरीके से काम करेंगे। अगर इसको रन करेंगे, अब एक एक नहीं बल्कि 2 वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले आया 0, फिर आया 2, फिर आया 4, फिर आया 6, फिर आया 8। इसी तरीके से हम कोई भी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, चाहे 2 वैल्यू से करें, चाहे 1 से करें, चाहे जितने से करें। सारी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसे ही व्हाइल लूप या फिर डू व्हाइल लूप में भी कर सकते हैं। उसके बाद फॉर ईच लूप समझने से पहले हम यहाँ पे एरे के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो फॉर ईच लूप है हमारे एरे के साथ ही काम करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एरे के बारे में कि एरे क्या है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम एरे के लिए एरे का एक नया क्लास क्रिएट कर लेते हैं एरेज के नाम से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि एरे का हम कब और क्यों यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास टोटल 5 स्टूडेंट हैं और उन सब का नाम हमें अपने जावा के वेरिएबल में स्टोर करके रखना है ताकि हम कहीं भी उन सभी नाम को एक्सेस कर सकें। तो ऐसे में हम स्ट्रिंग का यूज करते हुए सभी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं और हर एक वेरिएबल में अलग अलग स्टूडेंट का नाम स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर यही स्टूडेंट जो अभी 5 थे अगर 100 हो गए तो, 200 हुए तो, या फिर 500 या फिर उससे कहीं ज़्यादा, ऐसे में क्या होगा कि हमें हर बार एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा ताकि हम उन सभी नामों को स्टोर करके रख सकें। क्योंकि जावा में एक रूल है कि हर एक वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल नेम किसी से मैच ना करे, हमेशा यूनिक ही रहना चाहिए। तो ऐसे में हमें जितना स्टूडेंट रहेंगे उन सब के नाम के लिए एक अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे 200 स्टूडेंट हैं तो 200 नए वेरिएबल्स को हमें बनाना पड़ेगा। ऐसे में काफ़ी दिक्कत आएगी वेरिएबल्स को बनाने में भी और उन सबको मैनेज करने में भी। तो इसलिए जावा में इंट्रोड्यूस किया गया था एरेज का। एरेज क्या करता है बेसिकली, जैसे कि हमारा एरे जो होता है वो सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा को स्टोर करके रखता है, चाहे वो डेटा स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे किसी और डेटा टाइप का डेटा हो। तो हम एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं एरे की मदद से।
जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट का नाम स्टोर करना चाहते हैं एरे की मदद से, तो सबसे पहले हम नॉर्मली यूज करते हैं स्ट्रिंग का, फिर एरे का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम 3 स्टूडेंट का नाम स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए स्ट्रिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग st1 इज इक्वल टू स्टूडेंट का नाम जो भी होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद इसके अंदर दूसरा स्ट्रिंग बनाते हैं st2 इज इक्वल टू, इसके अंदर भी एक नाम स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि चीकू या कुछ भी रख लेते हैं। उसके बाद सेमीकोलन, एक तीसरा स्ट्रिंग बनाते हैं स्ट्रिंग, उसके बाद st3 इज इक्वल टू, इसके अंदर रखते हैं मंशु सेमीकोलन। यहाँ पे स्ट्रिंग की स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको ठीक ठाक कर लेते हैं। फिर से स्ट्रिंग लगाएंगे, उसके बाद st4, उसके बाद इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं pk या फिर कुछ भी करके रखते हैं। यहाँ पर हमने टोटल 4 नेम्स को स्टोर किया है स्ट्रिंग की मदद से। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास 200 डेटा हो तो 200 वेरिएबल बनाना पड़ेगा इसको स्टोर करने के लिए। ऐसे में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर सेम नाम से हम वेरिएबल भी रखते हैं तब पर भी यहाँ पे दिक्कत आएगी कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हमें हर एक वेरिएबल का नाम हमेशा यूनिक रखना होगा। ऐसे में इन सभी डेटा को मैनेज करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट मान लीजिए यही हम एरे की मदद से स्टोर करके रखना चाहते हैं तो काफ़ी इजी होगा हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल एक सिंगल होगा, उसके अंदर डेटा मल्टीपल आएंगे, तो उसको हम क्रिएट करते हैं। तो इन सबको हटा देते हैं यहाँ से। तो एरे बनाने के लिए सबसे पहले उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है कि उस एरे में आप किस टाइप का डेटा स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो अगर स्ट्रिंग रखना चाहते हैं तो स्ट्रिंग, अगर इंटीजर रखना चाहते हैं तो इंट, बाइट, शॉर्ट कोई भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे सिंपल सा नेम स्टोर करते हैं, तो उसके लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप को लेते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग, उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट। देन यहाँ पे अपने एरे का नाम, जैसे कि हम वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं वैसे ही यहाँ पर सेम हमारे वेरिएबल का नाम या फिर एरे का नाम भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेम्स नाम से क्रिएट करते हैं, उसके बाद इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होता है। देन लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना है। अब इसके अंदर जितना भी डेटा स्टोर करना है हम कर सकते हैं। सिंपल सा हमें इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आना है, उसके बाद जितना भी नेम स्टोर करना है उसको हम 1 बाय 1 करके स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि पहला नाम इसके अंदर हमने स्टोर किया शौर्य, उसके बाद दूसरा नाम स्टोर करने के लिए सिंपल सा एक कॉमा यूज करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा नाम इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि चिकू है। इसी तरीके से हम तीसरा जैसे कि लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं मानसूरी, उसके बाद और भी हैं जैकी। तो इसी तरीके से हम एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा रख सकते हैं बाय द यूजिंग एरे। अब अगर इसको एक्सेस करना हो, कहीं पर यूज करना हो, जैसे कि हम शाउट का यूज करते हैं सबसे पहले, मतलब कि इसमें से जो चीकू आई है इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंटिंग के लिए हम सिंपल सा शाउट का यूज करेंगे और यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल का नाम है, जो हमारे एरे का नाम है, उसको एक्सेस करेंगे। देन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स का नाम रखते हैं। जितना भी हमारा इसके अंदर डेटा होता है वो एक इंडेक्स पर स्टोर होता है। जैसे जो पहला डेटा होगा वो 0 इंडेक्स पर होगा, जो दूसरा होगा 1 पे, जो तीसरा होगा 2 पे, जो चौथा होगा यहाँ पर 3 पर। मतलब कि एक काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। जो एरे की इंडेक्स होती है उसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। पहला डेटा इसका आएगा 0 पर, दूसरा डेटा आएगा पहले नंबर पे। जैसे अब यहाँ पे इसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 1 पास कर देंगे, तो ये जो चीकू आई है वो डेटा हमारे यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। अब इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चीकू आई था वो प्रिंट हो चुका है। इसी तरीके से हम इसमें से किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि इस नेम को प्रिंट कराना हो जो शौर्य लिखा है, तो सिंपल से यहाँ पे 0 इंडेक्स यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद इसको रन करेंगे तो यहाँ पे जो शौर्य होगा 0 इंडेक्स पर जो कि मौजूद है वो हमारा यहाँ पे आउटपुट पर आ जाएगा। इसी तरीके से हम किसी भी डेटा को यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इन सभी को एक साथ अगर हमें प्रिंट करना हो, जितना भी डेटा है उनको एक साथ प्रिंट करना हो या फिर कहीं पर यूज करना हो, तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं या फिर फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं या फिर डू वाइल लूप या फिर वाइल लूप, किसी भी लूप का हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सबसे पहले फॉर लूप की मदद से हम इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट आई इक्वल टू 0 जब तक आई छोटा रहे हमारे 4 से। इसके अंदर कितने डेटा हैं टोटल 4, तो इस लूप को हम कितनी बार चलाएंगे 4 बार। जितना भी डेटा हो उतनी बार हम इस लूप को चलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे आई प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन आओ क्लोज, यहाँ पे प्लस प्लस होगा इक्वल नहीं आई प्लस प्लस, अब प्रॉपर है ठीक। तो ये जो लूप है वो टोटल 4 बार चलेगा और ये जो आई की वैल्यू है वो हमेशा चेंज होती रहेगी। अब एक बार इसको शाउट करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू को शाउट करते हैं, यहाँ पे जो आई की वैल्यू है उसको अगर शाउट करेंगे मतलब कि प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास आई की जो भी वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी। सबसे पहले 0 आया,
उसके बाद 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, क्योंकि आई की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है यहाँ पे आई प्लस प्लस की मदद से। अब हमें ये जो एरे है उसको प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए, एरे का नाम और उसके बाद उसका इंडेक्स। तो यहाँ पर जो इसका इंडेक्स है, जो भी हमें इंडेक्स इसका चाहिए कि पहले 0 वाला करे, फिर 1 वाला करे, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, तो जो भी इंडेक्स है वो हमें आई में मिल रही है, ठीक, आई में मिल रही है। अब इस नेम को अगर प्रिंट करना है बारी बारी से सबको, तो सिंपल से क्या करेंगे, शाउट में हम आएंगे और यहाँ पर हम अपने एरे का नाम लिखेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसके अंदर आई को ही हम पास कर देंगे, क्योंकि आई की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है। जब ये लूप चलेगा पहली बार तो क्या होगा, आई की वैल्यू रहेगी 0 और यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, तो कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इसके अंदर का कोड रन किया जाएगा। और नेम्स का जो आई है, आई की वैल्यू क्या है 0, तो नेम्स में जो 0 इंडेक्स पर है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब जब ये लूप दोबारा चलेगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरीके से जो यहाँ पे प्रिंट होगा और नेम का जो 1 इंडेक्स पर मौजूद है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से बारी बारी से सभी डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसको एक बार हम रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी डेटा था वो 1 बाय 1 करके प्रिंट हो चुका है, बट हम चाहते हैं कि जो भी डेटा है वो चीकू आई तक ही प्रिंट हो, उसके बाद का जो भी डेटा है वो प्रिंट ना हो। तो उसके लिए हम कुछ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेक या फिर कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा कि किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसके आगे का जितना भी कोड रहेगा उसको स्टॉप कर देगा, इस हमारे लूप को ही स्टॉप कर देता है। कंटिन्यू क्या करता है कि जो करंट है, मतलब कि करंट जो पोजीशन है उसको स्कीप करने के बाद बाकी उसके आगे का जो भी लूप रहता है उसको कंटिन्यू रखता है। तो उसको हम यहाँ पे लाइव देखते हैं, फिर आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो इसको हम यहाँ पे बाहर लिखते हैं और यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, इफ़ आई इज इक्वल टू 1। जब आई की वैल्यू 1 हो जाए, ये जो आई है जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए तब इसके अंदर आना है। जब ये कंडीशन ट्रू हो तब इसके अंदर आना है और ब्रेक कर देना है, और इसको ब्रेक कर देना है। और ये जो हमारा आउटपुट है, जो भी प्रिंट है, इसको हम स्टेटमेंट के ऊपर ही लिखेंगे। ये जो हमारा इफ़ स्टेटमेंट है इसके जस्ट ऊपर ही लिखेंगे ताकि हमारा चीकू आई तक प्रिंट किया जाए। तो इसको हम यहाँ पे एक बार रन करते हैं। यहाँ पर पहले 0 इंडेक्स वाला प्रिंट हुआ, फिर 1 इंडेक्स वाला प्रिंट हुआ। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे 1 इंडेक्स प्रिंट करने के बाद नीचे आया तो देखा आई की वैल्यू अभी 1 है, तो उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्या करेगा, इस फॉर लूप को ही ब्रेक कर देता है, इस कंप्लीट फॉर लूप को स्टॉप कर देता है। देन उसके नीचे से जो भी कोड हो रहता है उसको एक्सिक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब इस फॉर लूप को ही टोटल ब्रेक करके खत्म कर देता है। तो ब्रेक ये करता है। उसके बाद अगर हम कंटिन्यू का यूज करें, कंटिन्यू का यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या करेगा कि इस इंडेक्स को स्किप करेगा, फिर से बाकी जो उसके आगे का कोड रहेगा या फिर उसके आगे का जो भी लूप रहेगा उसको कंटिन्यू करेगा। तो इसको हम प्रॉपर देखने के लिए जो प्रिंट है इसको यहाँ पे इसके जस्ट नीचे लिखते हैं, नीचे। अब अगर इसको हम रन करें अभी इस ब्रेक स्टेटमेंट के साथ ही, तो जो 1 इंडेक्स था उसी पर ब्रेक कर देगा, तो हमारे पास एक ही डेटा आएगी 0 इंडेक्स वाला, क्योंकि 1 इंडेक्स जैसे ही पहुंचा उसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद इस ब्रेक की जगह पे आप कंटिन्यू का यूज करते हैं, कंटिन्यू का यूज करते हैं। तो वो क्या करेगा कि जो 1 इंडेक्स का है उसको स्कीप कर देगा, जो ये चीकू आई है उसको स्कीप कर देगा, उसके आगे का प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। ये पहले शॉर्य करेगा, 1 इंडेक्स वाला स्किप करेगा, फिर आगे का प्रिंट कर देगा। तो इसको रन करके वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे पहले शॉर्य आया, जैसे चीकू आई इंडेक्स पर पहुंचा, मतलब कि 1 इंडेक्स पर पहुंचा, आई की वैल्यू 1 हुई, वैसे ही उसने स्किप कर दिया। उसके बाद उसके आगे का जो भी वैल्यू था उसको प्रिंट कर दिया है। इसी तरीके से हमारा फॉर लूप काम करता है और जो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट रहता है वो भी इसी तरीके से वर्क करती है। अब यहाँ पे फॉर ईच लूप को समझते हैं। अभी तो हमने जो फॉर लूप का यूज किया इसमें काफ़ी बड़ा सा कोड करना पड़ा इस एरे को प्रिंट करने के लिए, बट जो फॉर ईच लूप है उसमें हमें एक छोटा सा कोड लिखना पड़ता है जिसकी मदद से हम इन सभी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। उसके बाद इसको कमेंट करते हैं और फॉर ईच लूप को समझते हैं। फॉर ईच लूप का सिंटैक्स हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर लिखना है, उसके बाद इसके अंदर उस डेटा टाइप को लिखना है जिस भी डेटा टाइप का डेटा इस एरे में मौजूद है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग। देन यहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, जिस भी वेरिएबल में उन सभी डेटा को 1 बाय 1 करके स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम ए को लिखते हैं। देन यहाँ पे आपको कॉलन लगाने की जरूरत होती है। देन यहाँ पे आपको इस एरे का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे हम इस एरे का नाम लिखते हैं नेम्स। देन आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर देना है। अभी ये फॉर ईच लूप क्या करता है कि जो भी डेटा होता है नेम्स का, मतलब इस एरे का जो भी डेटा रहता है उसमें का डेटा 1 बाय 1 करके इसके अंदर स्टोर करता रहता है। जब पहली बार आएगा, मतलब कि जब पहली बार ये फॉर ईच लूप चलेगा तो जो ए था इसके अंदर शौर्य आ जाएगा, जब दूसरी बार चलेगा तो चीकू आई आ जाएगा, जब तीसरी बार चलेगा तो मानसू आ जाएगा। मतलब कि जावा इसको ऑटोमेटिक हैंडल करता है। तो अगर इसको हम शाउट करें ए की वैल्यू को तो हमारे पास सभी डेटा ऑटोमेटिक सब प्रिंट होते हुए आ जाएंगे। तो इसको हम रन करते हैं।
ये हमारे फॉर लूप से काफ़ी इजी था। फॉर ईच लूप में हमें बस छोटा सा काम करना होता है कि स्ट्रिंग, उसके बाद वेरिएबल का नाम, जिस भी वेरिएबल में सारा डेटा एक्सेस करना है, देन यहाँ पे कॉलन लगाना होता है, देन हमारे एरे का नाम। तो ये क्या करेगा कि सारा डेटा जो भी रहेगा इसमें 1 बाय 1 करके इस वेरिएबल में स्टोर करता रहेगा और इसी वेरिएबल को हम कहीं पर भी एक्सेस करके यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी डेटा आउटपुट पर आ चुका है। उसके बाद अब हम यहाँ पे इंट टाइप का एरे क्रिएट करते हैं। इंट टाइप का एरे क्रिएट करने के लिए सेम प्रोसेस है। सिंपल से आपको यहाँ पे लगाना है इंट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, देन अपने एरे का नाम जैसे कि नम्स लगते हैं, इक्वल लगाते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, देन यहाँ पे सेमीकोलन। अब इसके अंदर जो भी हमें डेटा रखना है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 1 से 10 तक का कोई भी नंबर स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसी तरीके से हम नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट या फिर एक्सेस करने का तरीका सेम रहेगा। जैसे हमने स्ट्रिंग को एक्सेस किया था, सेम उसी प्रकार से हम इन सभी को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सिंपल से शाउट करते हैं, शाउट, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं नम्स। उसके बाद अगर हमें इस 3 को प्रिंट करना हो, 3 को, तो 3 हमारा 2 इंडेक्स पर मौजूद है, तो सिंपल से इसके अंदर हम 2 फिल कर देंगे, तो जो भी हमारा नंबर रहेगा वो सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा नंबर था 3 वो प्रिंट हो चुका है। उसके बाद जावा के जितने भी एडवांस टॉपिक हैं, जैसे कि 2D अरे, मेथड, मल्टीपल क्लासेस के साथ कैसे मैनेज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसके बाद जितनी भी चीज़ें मैंने आप सबको बताई हैं उन सबको आप रिपीट कर लें, ताकि जब हम एंड्रॉइड ऐप क्रिएट करने लगें और वहाँ पर इन सब का यूज करें या फिर अपने जावा के नेक्स्ट पार्ट में इन सब का यूज करें, तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इन सबको आप एक बार अच्छी तरीके से रिपीट कर लीजिए और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को भी क्रिएट कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।